बिहार और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। और इस वक्त की बड़ी खबर बेतिया से, जहां महिला का शव मिला है। गन्ने के खेत में ये शव मिला है। सर और दोनों कलाई गायब है। रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। नरकटियागंज के मुरली सरेह की घटना आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बिहार में अपराधी बेखौफ दिख रहे हैं। खबर बेतिया से, जहां महिला का शव बरामद किया गया है। गन्ने की खेत से शव मिला और साथ ही आपको बताएं कि इस शव के सिर और दोनों कलाई गायब हैं। रेप के बाद हत्या की आशंका जताई गई है। तो सनसनीखेज पूरा ये मामला है, जहां बेतिया से महिला का शव मिला है और सबसे बड़ी बात कि महिला के शव से सर के साथ साथ दोनों कलाई गायब है। आखिर किसने इस विभत्स वारदात को अंजाम दिया, सवाल बरकरार है। साथ ही पुलिस किस दिशा में जांच पड़ताल कर रही है। हम तक जो जानकारी पहुंच रही है, शव को देखकर जो पहली नजर में लग रहा है, मामला रेप के बाद हत्या का दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बेतिया से आपको बता रहे हैं, जहां महिला का सिर कटा शव मिला, साथ ही शव से दोनों कलाई, जी हां, दोनों हाथ की कलाइयां भी गायब है। तो विभत्स स्थिति में महिला की लाश मिली है और उसके बाद पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। जो आसपास का इलाका है, वहां सनसनी फैली हुई है। लोग हैरान हैं, परेशान हैं कि आखिर किसने इस वारदात को अंजाम दिया। रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। नरकटियागंज के मुरली सरेह की घटना है। प्रफुल्ल हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, सनसनीखेज पूरा मामला है। महिला का विभत्स शव मिला है, कटी फटी अवस्था में, न सर है न दोनों कलाई। पुलिस क्या कुछ कह रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही विभत्स घटना घटी है और महिला का जो शरीर है, उसपे उसका जो सर है वो अलग है, वो उसका अभी पता नहीं, उसकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। दोनों हाथ की जो कलाई है वो काट कर फेंक दिया गया है। जो बॉडी मिली है अभी फिलहाल पुलिस को, उसमें भी वो कपड़ा जो है वो अर्धनग्न हाल में बॉडी बरामद की गई है। पुलिस पहुंच गई वहां पे। सरेह में पानी के अंदर ये बॉडी फेंका हुआ था, महिला का शव फेंका हुआ था। पहचान नहीं हो पा रही। हालांकि भारी संख्या में लोग, आसपास के जो लोग हैं वो वहां पे मौजूद है और पुलिस छानबीन करने में जुटी हुई है। पहले महिला का जो सर है उसकी तलाश की जाए ताकि उससे किसी तरह की पहचान हो सके कि महिला कौन है और कहां से आई थी और उसके साथ क्या हुआ। लेकिन स्पष्ट तौर पे महिला के साथ दुष्कर्म की जो वारदात है वो हुई है और उसके बाद उसकी हत्या हुई है। ये प्रथम दृष्टया देखने से स्पष्ट लग रहा है कि महिला के साथ कुछ गलत हुआ है और उसके बाद उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा आसपास के लोग हैरान परेशान हैं, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं। ये जरा बताइए प्रफुल्ल कि लोगों ने कुछ बताया, कुछ उनको आहट मिली, किसी पर आशंका जता रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि सुबह में ही कुछ लोग गए थे वहां पे, उस सरेह में गए थे अपने खेत में किसी काम से। तभी उन्होंने पानी के किनारे देखा एक शव को, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई है। आसपास के लोग कपड़े से और महिला की जो स्थिति है उसको देखकर पहचान नहीं पा रहे हैं। लेकिन लोगों में जो है वो दहशत है कि इस तरह से एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया और उसकी हत्या कर सरेह में फेंक दिया गया है। तो पूरे इलाके में जो है वो सनसनी फैल गई है। लेकिन लोग जो है, चलिए प्रफुल्ल, पूरे मामले पर नजर बना के रखिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे मुजफ्फरपुर की, जहां से बड़ी खबर आ रही है। मुजफ्फरपुर में आपसी विवाद में बुजुर्ग का बिस्तर जलाया गया है। किरासन छिड़क कर बिस्तर जलाया गया। कटरा थाना के गंगिया गांव की वारदात है। पीड़ित भोला महतो का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी कुणाल ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। सुधीर हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। सुधीर, क्या कुछ पूरा मामला है, बताइए। ये पूरा मामला कटरा थाना के गंगिया गांव के है, जहां के एक बुजुर्ग 65 साल के भोला महतो, उनको जिंदा जला दिया गया है। जिनके बिस्तर पर सोए थे, उस बिस्तर पर पेट्रोल छींटकर एक सरपीरे युवक ने आग लगा दिया। जानकारी मिल रही है कि मंगलवार की शाम को दोनों के बीच विवाद हुआ था और तभी जुबान में बताया जा रहा है कि छेड़खानी का कोई मसला था, जिसको लेकर भोला ठाकुर ने उसे मना किया था। हालांकि इसकी पुष्टि उनके परिजन भी नहीं कर रहे हैं। और रात में उसी शाम उसने धमकी दी थी कि आज जिंदा जला देंगे और रात में यह कांड कारित भी हो गया। तो स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि पूरी करतूत कुणाल की है और कुणाल ने पकड़े जाने के बाद इस तरीके की स्वीकारोक्ति भी की है। पुलिस ने उसको अपने हिरासत में रखा है। अभी पूछताछ की जा रही है। जो बुजुर्ग हैं वो 90% लगभग जल चुके हैं, वे बेहोश हैं। उनका पुत्र गुजरात में रहता है। तमाम जानकारी के लिए सुधीर आपका शुक्रिया। उम्मीद यही कि पूरे मामले पर जल्द खुलासा होगा गिरफ्तारी के बाद। सुशांत सिंह राजपूत केस में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब कड़ी में एक नया मोड़ आ गया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया। रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट से बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें सुशांत की मौत में ड्रग की साजिश होने का शक गहरा रहा है। न्यूज 18 के खुलासे में सुशांत की मौत का नार्कोटिक्स लिंक
होने की बात निकलकर सामने आ रही है। रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट के कुछ अंश जो हैं वो अब सामने आए हैं। इन चैट्स में रिया चक्रवर्ती ने कई लोगों से बात की। बताया जा रहा है कि रिट्रीव चैट्स हैं जिन्हें रिया ने पहले डिलीट कर दिया है। पहली चैट रिया और गौरव आर्या के बीच की है। बता दें कि गौरव वही शख्स हैं जिन्हें आरोपी ड्रग डीलर बताया जा रहा है। इस चैट में लिखा है कि अगर हम हार्ड ड्रग्स की बात करें तो मैंने ज्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया है। इस मैसेज को रिया ने 8 मार्च 2017 को गौरव को भेजा था। दूसरी चैट में रिया ने गौरव से बात की। इसमें रिया ने गौरव से पूछा है, तुम्हारे पास एमडी है? या एमडी का मतलब ड्रग एमडीएमए से है, जिसे काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। वहीं तीसरी चैट रिया और जया साहा के बीच की है। ये चैट 25 नवंबर 2019 की है। इसमें रिया से जया कहती हैं, मैंने उसे श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा है। वहीं चौथी चैट भी हमारे पास है, बहुत धन्यवाद। इसके जवाब में जया कहती हैं, नो प्रॉब्लम ब्रो, उम्मीद है कि यह मददगार साबित होगा। पांचवी चैट में रिया चक्रवर्ती से जया कहती हैं, चाय कॉफी या पानी में 4 बूंदे डालो और उसे पीने दो। असर देखने के लिए 30 से 40 मिनट रुको। दोनों के बीच 25 नवंबर 2019 को बात हुई थी और इसके बाद रिमांड, जी हां, इसके बाद मिरांडा और रिया के बीच भी बात हुई। चैट में मिरांडा कहता है, हाय रिया, स्टफ लगभग खत्म हो चुका है। ये चैट अप्रैल 2020 का है। तो क्या कुछ बातचीत हुई है वो जरा आप देखिए। तो एक के बाद एक व्हाट्सएप चैट से खुलासे हो रहे हैं। अप्रैल में ही एक बार फिर एक और चैट में मिरांडा रिया से पूछता है, क्या हम यह शैविक के दोस्त से ले सकते हैं, लेकिन उसके पास सिर्फ हैश और बड है। इन्हें लोअर लेवल का ड्रग माना जाता है। तो ड्रग से रिलेटेड ये सारी बातचीत है और इसी बातचीत के सामने आने के बाद कई आशंका जाहिर की जा रही है। क्या रिया सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स की दिया करती थी? क्या इस पूरे मौत मामले में नारकोटिक कनेक्शन भी है? तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर है और इस खबर के बाद लगातार चर्चाएं चल रही है कि क्या सुशांत मौत मामले में अब नारकोटिक्स कनेक्शन भी सामने आ गया है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह पर तेज प्रताप और रामा सिंह के जुबानी हमले के बाद भी पार्टी के वरिष्ठ नेता चुप हैं। इस पर बीजेपी ने चुटकी ली है। वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी उनकी पार्टी के हैं, लेकिन उनके बचाव में भी नहीं आती है। केवल अपने पिताजी, माताजी और पूरे परिवार, पूरे कुनबे के बचाव में आती है। उन भ्रष्टाचारियों के बचाव में आती है जो भ्रष्टाचारी उनके संरक्षण में बिहार में लंबे समय तक कुशासन का दंश दिया है, उनके पक्ष में तो आती है। लेकिन रघुवंश बाबू जैसे अनुभवी राजनेता के पक्ष में राष्ट्रीय जनता दल का खरा न होना, इस तरह के बयानों से आरोपित होते हुए रघुवंश बाबू को बेसहारा छोड़ देना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। रघुवंश प्रसाद पर आरजेडी के नेता खुलकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। श्याम रजक का कहना है कि रघुवंश प्रसाद बड़े नेता हैं और शीर्ष नेतृत्व से उनका क्या बातचीत चल रही है वही बता सकते हैं। रघुवंश बाबू बड़े नेता हैं, हम लोग के वरिष्ठ रहे हैं, अभिभावक तुल्य रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब उन्होंने क्या सोचा है क्या नहीं सोचा है, फिर पार्टी के शीर्षस्थ नेता जो लोग हैं उनके साथ क्या वार्ता हो रही है, क्या वार्ता हुई है, क्या वार्ता होने वाली, फिर उसके आधार पर वो क्या सोचने वाले हैं। वो तो अभी बीमार हैं, मैं उनकी स्वास्थ्य की कामना ही कर सकता हूँ। रामा सिंह के खुलकर रघुवंश सिंह पर हमला बोलने के बाद भी आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी पर जेडीयू ने चुटकी ली। जेडीयू नेता और मंत्री नीरज कुमार ने चुटीले अंदाज में तेजस्वी पर रामा सिंह के बहाने हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि राघोपुर की सीट बचाने के लिए रामा सिंह की मदद की जरूरत तेजस्वी यादव को पड़ रही है और इसी वजह से रघुवंश सिंह पर वो ऐसे लोगों से बयानबाजी करवा रही हैं जिनकी कारस्तानी को पूरा बिहार जानता है। आदरणीय रघुवंश बाबू की भावना को जो भी लोग आहत करेगा उसकी राजनीति बिहार की जनता जरूर आहत कर देगी। राष्ट्रीय जनता दल का ये राजनीतिक संस्कार रहा है कि लोकतंत्र के जितने भी संक्रमण फैलाने के जो तरीके हो सकते हैं उन तमाम तरीकों का ईजाद करने का ये राजनीतिक कारखाना रहा है। आप किनका साथ लेकर के चुनाव की बैतरनी पार करना चाहते हैं, जनता बैतरनी पार करती है।
भ्रमजाल में मत रहिए और 2020 का विधानसभा चुनाव इस पारिवारिक कुनबे का राजनीति का अंत होगा। चुनावी साल है और ऐसे में सरकारी सेवक अपनी मांगों को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। आए दिन मंत्री और मुख्यमंत्री आवास के घेराव की तस्वीरें आम हैं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल और नली गली योजना में काम करने वाले पंचायत वार्ड सचिव अपनी नौकरी स्थायी करने की मांग को लेकर गांधीगिरी करते दिखे। पटना में विकास भवन के सामने ये वार्ड सचिव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर की आरती उतारकर विरोध जताया, जिसका जायजा लिया संवाददाता साकेत कुमार ने। चुनावी साल में अपनी मांगे हर सरकारी सेवक उठाते हैं, लेकिन यहाँ देखिए मांग का तरीका जो है वो अलग है। यहाँ नीतीश कुमार की आरती की जा रही है और ये लोग पंचायत वार्ड सचिव हैं और इन लोगों की जो मांग है वो अपनी नौकरी स्थायी कराने की ये लोग मांग रख रहे हैं, लेकिन मांग का तरीका जो है वो थोड़ा अलग है। यहाँ पर देखिए सभी लोग यहाँ पर पहुँचे और ये सभी लोग नल जल और नली गली योजना जो है उसके तहत जुड़े हुए हैं और सभी वार्ड सचिव तकरीबन 1,15,000 वार्ड सचिव हैं बिहार में जो नल जल योजना और नली गली योजना से जुड़े हुए हैं। ये लोग मांग रख रहे हैं कि इनकी नौकरी अस्थायी की जाए। खुशी हो रहा है कि हम लोग जो सरकार की जो ड्रीम प्रोजेक्ट योजना 7 निश्चय जल नलम गली नली को हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ धरातल पर उतारने का काम किए। उसका विधिवत उद्घाटन 28 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों द्वारा उद्घाटन होने जा रहा है। इसलिए हम लोग इस उद्घाटन के समय माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि हमारी जो मांग है हमें अस्थायी करें, मानदेय दें। हम निवेदन करेंगे मुख्यमंत्री जी से कि हमें वो लागू करें और हमारे जो 7 निश्चय योजना है जो पूरी ईमानदारी के साथ काम किए हैं उसकी हमें भरपाई किया जाए। और अब इन लोगों की मांग है कि इनकी नौकरी अस्थायी की जाए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षकों ने आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। पटना के हार्डिंग रोड में बड़ी संख्या में शिक्षकों ने प्रदर्शन करते हुए पद से अतिथि शब्द हटाने की मांग की। शिक्षकों ने अपनी मांग का ज्ञापन सीएम के पास भिजवाया। धरना प्रदर्शन आंदोलन करने आए थे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव आए थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ के शहर से हैं, अलग अलग हम लोग बिहार राज्य अलग अलग विश्वविद्यालय से आए हैं सर। और हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को अतिथि प्राध्यापक से अतिथि वर्ड निकाल के हम लोगों को परमानेंट कर दिया जाए, क्योंकि सरकार अभी वैकेंसी निकाल रही है। तो वैकेंसी निकाल रही है तो हम उसमें गेस्ट फैकल्टी को ये नहीं कहा गया कि उसमें समायोजन करके फिर आगे जो भी बचे सीटें उस पर निकालेंगे। तो हम लोगों की ये मांग है कि आखिर हम लोगों ने जिस रेस को पार करके अपनी कुर्सी हासिल की है या फिर हम लोगों ने जहाँ पहुँच बना ली है, फिर हम लोगों को उसी रेस में क्यों खड़ा किया जा रहा है। कुछ मुख्यमंत्री ने हमारे लिए कुछ ध्यान नहीं दिया है और हमें लग रहा है कि ये अतिथि वर्ड हमारे लिए बहुत चुभन वाली है और ये अतिथि वर्ड हम निकलवाना चाहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना में फर्जीवाड़े के 20 मामले न्यूज 18 की पड़ताल में अब तक सामने आ चुके हैं। प्रशासन की जांच टीम न्यूज 18 की तरफ से खुलासा किया गया तो इस छोटी कोठिया के 4 मामलों की जांच तक ही पूरा मामला सीमित है, जबकि फर्जीवाड़े के तार कई इलाकों से जुड़े हैं। संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने मुशहरी के रजवाड़ा डी में मामले की पड़ताल की, जिसमें अस्पताल में प्रसव नहीं कराने पर भी 4 बार खाते में प्रोत्साहन राशि भेजी गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के फर्जीवाड़े की खबर न्यूज 18 पर प्रकाशित होने के बाद जिला प्रशासन ने जांच इस मामले में कराया है और जांच में भी यह सामने आई है कि किस प्रकार करप्शन पूरी योजना में किया गया है। लेकिन जो योजना से जुड़ी हुई दूसरे पंचायत हैं, गांव हैं, जो परिवार हैं, वहां तक ये भ्रष्टाचार की जड़ है। और अभी हम मुशहरी के ही जो ये रजवाड़ा डी गाँव है, जो रजवाड़ा भगवानपुर पंचायत बताया जाता है, वहाँ की अनीता देवी हैं जो 12 साल पहले यहाँ मेडिकल कॉलेज में ये गई थी प्रसव के लिए। उसके बाद इनका प्रसव कोई मुशहरी पीएचसी में नहीं हुआ, लेकिन इनके खाते में प्रोत्साहन राशि 4 बार आया है। आपको पता है 4 बार आया है 2 साल पहले? ना, नहीं आया है। नहीं आया? नहीं, एक बार आया है 12 साल पहले। अच्छा, अब नहीं आया। अभी 2 साल में 4 बार आया है आपके खाते में? नहीं आया है। आप अंगूठा भी कहीं लगाए हैं? ना, कहीं ना। नहीं ना। इधर बाल बच्चा तो नहीं हुआ 2-3 साल में? नहीं। तो ये रहुआ पंचायत की छोटी कोठिया में हम लोगों ने दिखाया था कि किस प्रकार वृद्ध महिलाओं जो 65 साल 68 साल की महिलाएं हैं उसे 13 माह में
8 बार प्रसव दिखाकर योजना की जो प्रोत्साहन राशि है खाते पर से उठाई गई, लेकिन ये अनीता देवी के पति हैं। आप बताइए, ये गए हैं आप लोग पीएससी में? नहीं साहब, नहीं गए थे। आपके खाते में 4 बार आया है? नहीं, हम लाए हैं। वो तो परिवार के नाम से खाता है, वो परिवार लाएगी कि हम क्या लगेंगे? कहीं अंगूठा वगैरह भी लगाए हैं? नहीं साहब, कुछ नहीं लगाए हैं। वो तो रुपया तो उठ गया होगा। तो न्यूज 18 के खुलासे के बाद जिला प्रशासन ने एडीएम के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम का गठन किया और जांच रिपोर्ट सामने भी आ गई है। जांच रिपोर्ट में साफ तौर पर करप्शन की बात को दोहराया गया है, लेकिन अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि मुसहरी के रहुआ पंचायत से अलग हटकर जो ये रजवाड़ा भगवान पंचायत है, इस इलाके में भी इस प्रकार के लोग मिल रहे हैं जिनके खाते में प्रोत्साहन राशि भेजी गई है। यानी इस योजना में फर्जीवाड़े का दायरा काफी बड़ा है, लेकिन जिला प्रशासन इस मामले में जांच में तेजी नहीं दिखा रहा है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज 18, मुशहरी, मुजफ्फरपुर। राज्य सरकार के नए आदेश के बाद नवादा में बसों का परिचालन एक बार फिर से शुरू हो गया। कुछ बस नियमों के साथ चल रहे हैं तो कुछ बसों में नियमों की अनदेखी हो रही है। कोरोना का खौफ अभी भी बसों के परिचालन पर देखा जा सकता है। बेहद ही कम संख्या में बसों का परिचालन डिपो से हो रहा है। स्टैंड में सुबह से ही वीरानी छाई है। बस की संख्या कम होने के कारण यात्रियों को थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है। वहीं बस संचालक भी परेशान है, क्योंकि यहां पर उनके डीजल का किराया भाड़ा भी नहीं निकल पा रहा है। चलिए जायजा लिया संवाददाता ने, आइए रिपोर्ट देखते हैं। राज्य सरकार के नए आदेश के बाद एक लंबे अरसे के बाद बसों का परिचालन फिर से शुरू हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं नवादा बस स्टैंड में, जहां आप देख सकते हैं बसों का परिचालन एक बार फिर से शुरू हो गया है। और कहीं न कहीं सरकार के नए आदेश के बाद कुछ बसें नियमों का पालन तो कर रहे हैं, मगर कुछ बसें बिल्कुल भी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं और इसकी अनदेखी कर रहे हैं। लोग अभी भी कोरोना के खौफ से के साय से नहीं निकल पाए हैं और अभी भी कहीं ना कहीं लोग इससे अभी भी परहेज कर रहे हैं, यात्रा करने से परहेज कर रहे हैं। बस के कंडक्टर हैं, उनसे आइए जानने का प्रयास करते हैं क्या उन्हें दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है कि सवारी नहीं निकल रहे हैं। पटना में सब कुछ बंद रहने के कारण कोचिंग, कॉलेज, रेलवे यातायात ठप है, जिसके कारण लोग सवारी कब निकल रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण भी लोग अभी तक भयभीत हैं, जिसके कारण सवारी कम निकल रहे हैं। पैसेंजर आपके जा रहे हैं बस में? नहीं सर, सवारी बहुत ही कम निकल रहे हैं। सुबह से हमने 2 गाड़ी भेजी है, जिसमें एक गाड़ी में 18 सवारी, एक गाड़ी में 22 सवारी। भाड़ा में कोई वृद्धि? कोई वृद्धि नहीं, भाड़ा में कोई वृद्धि नहीं है, जिसके कारण डीजल का पैसा भी निकल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइए, आप कहाँ जा रहे हैं? हम पटना जा रहे हैं। किस पे जा रहे हैं? एक एग्जाम है क्योंकि। अच्छा, क्या परेशानी हो रही है आप लोग को? परेशानी ये सब थोड़ा सा गाड़ी कम मिल रही है अभी भी। अच्छा, जैसा कि आपने सुना कि बस संचालकों का भी यही कहना है कि यात्री नहीं मिलने के कारण उनके गाड़ियों का तेल का खर्चा भी निकल नहीं पा रहा है, जिसके कारण उन्हें कई प्रकार की अन्य समस्या के साथ साथ और भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो आने वाले समय में बस मालिकों के लिए ये एक चुनौती होगा कि किस प्रकार से नए आदेश के साथ बसों का परिचालन वो कर पाते हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। कटिहार नगर निगम के उपचुनाव में मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर जेडीयू के नेता जीते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले निगम चुनाव में जीत से जेडीयू के खेमे में खुशी देखी जा रही है। इस जीत के बाद जेडीयू के नेता दावा कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव का परिणाम भी उनके पक्ष में आएगा। वहीं आरजेडी का कहना है कि निकाय चुनाव पार्टी के आधार पर नहीं होता, इसलिए इस परिणाम का असर पार्टी पर नहीं पड़ेगा। लोग सिर्फ महापौर और डिप्टी महापौर का ही पद हासिल नहीं किए, इसके साथ साथ बरारी का प्रमुख का भी पद हम लोग हासिल किए। जनता एक तरफा एनडीए और जनता दल यू नीतीश कुमार जी के साथ है और दूसरा किसी का कोई विकल्प नहीं है। और ना ही यहाँ कटिहार जिले में आरजेडी हो या और किसी का कोई जनाधार है। दरअसल ये जो नगर निगम का जो पद दोनों है, ये पार्टी विशेष पर नहीं है। दल विशेष पर रहता तो हम लोग इस पर ये करते, लेकिन आप तो जानते हैं, पूरा कटिहार की जनता जान रही है, नगर निगम की जनता जान रही है, जो कोई विकास का काम ये नगर निगम के चेयरमैन के माध्यम से कुछ कहीं हुआ ही नहीं।
बढ़ते आगे, गोपालगंज में गंडक नदी के जलस्तर में कमी आने के बाद प्रभावित लोग अपने घर लौटने लगे हैं, लेकिन बैकुंठपुर पंचायत के सोनवालिया में अभी भी कई लोग घर की छतों पर रह रहे हैं। आप तस्वीर देखिए और इससे साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक छत पर परिवार के कई सदस्य बैठे हुए हैं। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि वो बीते 1 महीने से ऐसे ही जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। कुछ ना बताए, एक बार चीज़ा बटा बताए तो कुछ ना बताए। कोई सुना हमने क्या खाए में मोरी सब केहू मरवाई सब कोनो विधायक आ कोनो मुखिया हमने के गांव में देखी ना आइल। कितना दिन से बाढ़ में आप लोग? 1 महीना हो गई हमने के बाढ़ में रहला। कुछ के होता है नहीं हमने का तो काती सब खाई सब पी सब मोरी से भूखे। चलिए बढ़ते आगे, जहां सासाराम में आज घंटों मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के बाद शहर के बड़े इलाके में पानी भर गया। सदर अस्पताल समेत कई सरकारी कार्यालय में पानी भरा हुआ है। सदर अस्पताल में कोविड-19 के मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। छपरा में भारी बारिश के बाद शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। यहां नगरपालिका चौक और सलीमपुर मोहल्ले में भारी जल जमाव है। लोगों का चलना मुश्किल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से घुटने तक पानी लगा है और लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मोटरसाइकिल हो या साइकिल या पैदल आना जाना, सब में लोगों को दिक्कतें हो रही है। और सबसे बड़ी परेशानी है कि पानी में मोटरसाइकिल बंद हो जाए तो उसे पांव से किसी तरह धक्का देकर आगे बढ़ना पड़ता है।